अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स फॉर रिसर्च प्रोसेस। यानी वो कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं रिसर्च प्रोसेस के दौरान। रिसर्च प्रोसेस क्या है कि हम एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या इशू या प्रॉब्लम के बारे में डिस्कवर या एनालाइज कर रहे होते हैं। एक सिस्टमिक प्लानिंग के दौरान उसे रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर इशू है, उसको डिस्कवर करने के लिए या एनालाइज करने के लिए हम जो एक सिस्टमिक प्लानिंग यूज़ करते हैं, उसे रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है वो है सिलेक्टिंग द रिसर्च टॉपिक। ऑब्वियसली आपने कोई भी रिसर्च करनी है तो उसमें जो सबसे पहला काम होगा वो यही होगा कि आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। अब वो टॉपिक जो है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है आपकी रिसर्च का। तो फॉरमोस्ट जो आपका काम है वो ये है कि आपने एक सिलेक्ट करना है एक टॉपिक को। अब टॉपिक सिलेक्ट करने के दौरान मतलब इस प्रोसेस के दौरान सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जो आप वो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा नैरो होना चाहिए ना वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए। और ये आप माइंडेड कर लें कि वो जो मतलब आपका टॉपिक है वो क्लियरली डिफाइंड और अंडरस्टूड होना चाहिए। क्योंकि जब आपका टॉपिक क्लियर होगा तो आपकी रिसर्च जो है वो उसको थॉरोली जैसे भी आप करेंगे वो फिर आपको करना ईज़ी हो जाएगा। एक एफिशिएंट रिसर्च स्टडी जो है वो स्टार्ट होती है रिसर्च टॉपिक से। रिसर्च टॉपिक जो है वो अगर आपका मतलब अच्छे से क्लियर होगा तो फिर जो बाकी स्टेजेस होंगी उनको कैरी आउट करना बड़ा ईज़ी हो जाएगा। वो फिर इफ़ेक्टिवली हम कैरी आउट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड है वो है डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। अब हमने जब टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोसेस आ जाएगा वो है रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यानी आपने जब टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है। जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्लियरली डिफ़ाइंड होनी चाहिए और प्रिसाइज़ली यानी मुख्तसरन वो डिफ़ाइंड होनी चाहिए। जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो जब वो क्लियरली डिफ़ाइंड होगी तो वो हाफ़ ऑफ़ द प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। यानी रिसर्चर के लिए आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होंगी वो उसको सॉल्व कर देगी। रिसर्च प्रॉब्लम को प्रिसाइजली डिफाइन करना एक पॉसिबल तो नहीं होता लेकिन एक जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्रूशियल है। यानी जो रिसर्च स्टडी के लिए हमने रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं वो उनको फुलफिल करने के लिए एक वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी जो क्रूशियल डिसीजंस हैं बाद में रिसर्च स्टडी के दौरान वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर लिए जाते हैं, यानी इसकी बेस पे लिए जाते हैं। तो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रिसाइजली डिफाइंड होगी तो वो रिसर्चर की हेल्प करेगी ताकि वो रिसर्च डिज़ाइन और डाटा कलेक्शन का जो मेथड है उसे ईज़िली फुलफ़िल कर सकें। उसके बाद जो थर्ड आ जाता है स्टेप वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। अब आपने एक दफ़ा रिसर्च प्रॉब्लम को भी डिफ़ाइन कर लिया, टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद जो थर्ड स्टेज आ जाती है वो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफ़ाइन करना एक मतलब एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि जो रिसर्चर्स हैं वो उनकी हेल्प करता है ताकि वो आगे बढ़ें एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अगर क्लियर होंगे तो जो रिसर्चर है वो फर्दर डिस्ट्रैक्शन से बच जाएगा और वो अपने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर जो स्पेसिफिक इशू है उसका उसके ऊपर वो फोकस रखेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लिटरेचर सर्वे। जब आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च को भी कंप्लीट कर लिया, उसको भी सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद लिटरेचर आ जाता है। जब आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम अपनी डिफाइन कर ली तो उस प्रॉब्लम और टॉपिक से रिलेटेड आपने लिटरेचर को सर्वे करना होता है। यानी आपने उस लिटरेचर को पढ़ना होता है और वो जो लिटरेचर होता है वो आपको अलाउ करता है कि आपको कौन-कौन सी नेक्स्ट चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब आपने लिटरेचर किस किस्म का पढ़ना है। वो आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है या आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस रिसर्चेज़ हुई हैं वो या उससे रिलेटेड आपके टॉपिक से रिलेटेड आपने लिटरेचर को सर्वे करना होता है। ये एक प्राइमरी पर्पस है लिटरेचर सर्वे क्योंकि रिसर्चर्स ऑब्वियसली उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि मतलब उनका एरिया ऑफ नॉलेज क्या है, उन्होंने किन चीज़ों को हाईलाइट करना है, कौन सी चीज़ें रहती हैं। तो लिटरेचर एक सर्वे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर। मोस्टली क्या होता है कि लिटरेचर सर्वे जो है वो आपको प्रोवाइड करता है डाटा आप ड्यूरिंग सर्टेन टाइम पीरियड कि आपने क्या कुछ करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जब आपने सारा कुछ कर लिया, लिटरेचर सर्वे कर लिया, आपने थॉरोली लिटरेचर को पढ़ लिया, उसके बाद आपने आना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ और वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और प्राइमरी टास्क है। आपने एक हाइपोथेसिस को सेट करना है वेरिएबल्स के ऊपर। ये जो है ये रिलेशनशिप स्टेटमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। यानी ये एक आपने एक्सपेक्टेड आपका क्या मतलब रिज़ल्ट आएगा, आपकी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स क्या होंगी, उनकी बेस पे आपने एक फ़ॉर्मूलेट करना होता है एक हाइपोथेसिस, आपने एक हाइपोथेसिस बनाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
अब जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है कि इफ़ेक्ट ऑफ वायलेंट कंटेंट ऑफ टीवी ऑन बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के बिहेवियर पे वायलेंट कंटेंट क्या असरअंदाज रखता है। तो जो हमारा हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा कि वायलेंट कंटेंट ऑफ द टीवी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के एग्रेसिव बिहेवियर पे जो वायलेंट कंटेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो 2 वेरिएबल्स आ गए ना अब इसमें। अब जो वायलेंट कंटेंट है टीवी का वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन जो बच्चों का बिहेवियर है वो उस कंटेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो कंटेंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आपने हाइपोथेसिस एक फॉर्मूलेट करना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सिलेक्ट द रिसर्च डिज़ाइन। जब आपने हाइपोथेसिस फॉर्मूलेट कर लिया तो उसके बाद आपने रिसर्च डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है। अच्छा, रिसर्च डिज़ाइन क्या है? ये अलाउ करता है रिसर्चर को ताकि वो आंसर कर सके रिसर्च के क्वेश्चंस की एक्यूरेट वे में। यानी एक्यूरेटली वो रिसर्च जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकें इकोनॉमिकली, एक्यूरेटली और ऑब्जेक्टिव मैनर में उनके आंसर्स दे सकें। अब ये जो कोई भी रिसर्च डिज़ाइन है वो उसके मेजर 2 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले कि एक स्ट्रक्चर्ड प्लान जो है वो प्रिपेयर करना, ताकि जो आपने कितना रिसर्च जो है आपने कंडक्ट करनी है उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लान प्रिपेयर करता है जो रिसर्च डिज़ाइन है। और जो सेकंड इसका मेजर फंक्शन है वो ये है कि मेक श्योर करता है वो मेथड और टेक्निक जो सूटेबल है रिसर्च के लिए। यानी रिसर्च के लिए कौन सी टेक्निक्स जो है वो उसकी फाइंडिंग्स में या उसकी ऑब्जेक्टिव में, उसकी सूटेबिलिटी में हेल्पफुल होंगी, ये उनको करता है कंट्रोल। अच्छा, उसके बाद सैंपल डिज़ाइन आ जाता है। सैंपल डिज़ाइन क्या है कि आपने रिसर्च जब आपने मतलब सारे रिसर्च डिज़ाइन्स वगैरह सेलेक्ट कर लिए हैं, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टास्क है वो है सैंपल डिज़ाइन को सिलेक्ट करना। सैंपल डिज़ाइन जो है वो एक प्लेटफॉर्म सेट करता है इफ़ेक्टिव डाटा कलेक्शन और एनालिसिस के लिए। जो सैंपल डिज़ाइन की सिलेक्शन है वो बड़ा इफ़ेक्ट करती है काफ़ी एस्पेक्ट के ऊपर। यानी रिसर्च वर्क के दौरान जो सैंपल डिज़ाइन है उसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च के दौरान। ये जब आपने सारे प्रीवियस स्टेप्स को फाइनलाइज कर लिया है तो जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है डाटा कलेक्शन की। अब आपने डाटा कलेक्ट करना है। बेसिकली ये जो डाटा कलेक्शन है ना, ये एक ऐसी स्टेज है मतलब एक इंटरमीडिएटरी स्टेज है, दरमियान वाली स्टेज है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के दौरान। इससे पहले जो भी स्टेप्स थे वो थ्योरेटिकल थे, वो नज़रियाती थे। लेकिन अब ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा है ये बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि डाटा को कलेक्ट करना होता है जितने भी आपने प्लेटफॉर्म्स हैं या जितने भी आपके पॉसिबल सोर्सेज हैं उनसे। अब इसमें क्या मतलब कॉमन मेथड्स इसमें क्या आ जाते हैं? सर्वेज आ जाते हैं, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडीज़ वगैरह। उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। जब आपने सारे स्टेप्स कर लिए हैं तो उसमें जो अब उसके बाद क्या करना है? आपने इम्प्लीमेंटेशन ही करनी है ना। आपके सारे स्टेप्स तो बाकी कंप्लीट हो गए हैं। तो इस स्टेप में आपने क्या करना है? ये वो स्टेप है जो कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद आता है। इसको बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी कहा जाता है रिसर्च प्रोसेस के दौरान, क्योंकि अब जो सारा कुछ तो हो गया है तो अब ये जो स्टेप है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च इन रीज़नेबल टाइम। अब आपने एग्जीक्यूट करना है जो आपकी सारी रिसर्च हो चुकी है, उसको एक रीज़नेबल टाइम में आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आ जाता है एनालिसिस ऑफ डाटा। जब आपने सारा कुछ कर लिया है, आपका डाटा कलेक्ट हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है, तो अब आपने क्या करना है? उस सारे डाटा को एनालाइज़ करना है। डाटा एनालाइज़ करना ये एक बड़ा इसेंशियल है। डाटा एनालाइज़ेशन के दौरान काफ़ी टेक्नीक्स हैं जो एनालाइज़ करने में हेल्पफुल साबित होती हैं। समटाइम्स ये डाटा एनालिसिस के दौरान जो रिसर्चर्स हैं वो मैनिपुलेट करते हैं डाटा को, मतलब आउटकम्स अपनी मर्ज़ी के लाने के लिए, डिज़ायर्ड कंक्लूजन या आउटकम्स हासिल करने के लिए वो डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ताहम ये जो एनालिसिस ऑफ डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है सॉरी इन सारे स्टेप्स में। उसके बाद आ जाता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हमने हाइपोथेसिस बनाया था ना सबसे पहले। हाइपोथेसिस क्या था कि एक एक्सपेक्टेड हमारे क्या आंसर्स होंगे। तो अब यहाँ पे टाइम है कि अपने हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करें। अब टेस्ट के दौरान वो रिजेक्ट भी हो सकता है और वो सिलेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस क्या होता है? गेस होता है। तो हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। तो आप न जो रिसर्चर हैं वो मतलब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के दौरान ये मतलब चेक कर सकते हैं कि वेदर हमारी जो पॉपुलेशन थी वो लार्ज थी या नहीं थी। जो हाइपोथेसिस हमने फॉर्मुलेट किया था वो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल था या नहीं था। उसके बाद आ जाता है जनरलाइजेबल एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जब सारे स्टेप्स हो गए हैं, डाटा कलेक्ट कर लिया है, एनालाइज़ कर लिया है, अब ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक और मेथड है। अपने फाइनल रिजल्ट्स को क्या करना है? वैल्यू और मीनिंग देनी है। अब ये जो मीनिंग और वैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट है ये डिपेंड कर रहा होता है प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स।
हमने रिज़ल्ट को किस तरह इंटरप्रेट करना है। ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी अब जब आपने सारे स्टेप्स कर लिए हैं तो उसके बाद इंटरप्रिटेशन आ जाता है और जनरलाइज़ेशन आ जाता है। जनरलाइज़ करना होता है, आप अपने रिसर्च को, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको जनरलाइज़ करना होता है और इंटरप्रेट करना होता है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आ जाता है। फाइनल जो स्टेप है, उसमें आपने क्या करना है कि एक रिसर्च रिपोर्ट आपने तैयार करनी है। इसमें क्या आ जाता है, कलेक्टिंग, एनालाइज़िंग, इंटरप्रेटिंग डाटा, ठीक है। नेक्स्ट टास्क क्या है कि आपने उन सारी चीज़ों को कंपाइल करना है, जो सारे आपके स्टेप्स थे, जो सारे फेजेज़ थे, आपने उनको रिटन फॉर्म में कंपाइल करना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिटेल्ड एक रिसर्च डिस्क्रिप्शन होती है रिसर्च डिज़ाइन की, सैंपल डिज़ाइन की, टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन जो हमने टूल्स यूज़ किए हैं डाटा कलेक्शन के ज़रिए, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हमने यूज़ की हैं एनालिसिस करने के लिए या डाटा कलेक्शन के लिए, तो वो सारी हमने एक डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, हमने सारी एक रिपोर्ट लिखनी होती है। रिपोर्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है उसका, क्योंकि जो अगर मतलब आपकी रिसर्च रिपोर्ट जो है एफिशिएंट होगी तो आपकी पूरी रिसर्च एफिशिएंट होगी। आपकी पूरी रिसर्च जो है वो इसके ऊपर बेस कर रही होती है, रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।